नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंदा एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5 और आज मैं आपको लेक्चर 3 इसमें पढ़ाऊंगा। संविधान के भाग 5 में संविधान का भाग 5 आर्टिकल पूछे कहां से कहां तक बताया था। 52 से लेकर 151 तक क्या दिया है इसमें? संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ये वाला भाग हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है तो मैंने आपको बताया था। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा बताया था प्रधानमंत्री, इसके बाद बताया था मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और लास्ट क्या बताया था? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये मैंने आपको सब पुराने जितने भी सारे मेरे वीडियोस मैंने आपको सभी बता दिया है। तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है? संविधान का भाग 5 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ा भी है। क्या दिया है इसमें? संघ की कार्यपालिका। क्या दिया है इसमें? संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया है। क्वेश्चन पूछे संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है तो पहला है हमारा राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। और मैंने आपको राष्ट्रपति हम लोग क्या है पढ़ रहे थे या मैंने पढ़ा दिया आपको। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है, उसका कितना कार्यकाल है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्या की पुराने पिछले सारे वीडियो में आपको बता दी है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे राष्ट्रपति से। क्या पढ़ रहे हैं? मैं राष्ट्रपति की शक्तियां, द प्रेसिडेंशियल पावर। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य आज हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या क्या पावर है, उसके पास क्या क्या उसे शक्तियां प्राप्त हैं, उनके बारे में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछेगा राष्ट्रपति की पहला पावर कौन सा है। तो पहला मैंने बताया था राष्ट्रपति से संबंधित जो अधिकार और शक्तियां हैं उसमें पहला है इसको नियुक्त करने का अधिकार। नियुक्त करने का अधिकार। आज मैं आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ 100% इससे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पावर लिखा मैंने पहले? राष्ट्रपति का नियुक्त करने का अधिकार। नियुक्त करने से मतलब है कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो पहला तो आप सुनोगे राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। एक क्वेश्चन इनसे पूछता है 100%, राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है? पहला करेगा किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। दूसरा, राज्यों के राज्यपाल किसको करेगा? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति यदि हमसे पूछता है एग्जाम में किसके द्वारा की जाती है तो राज्यों के जितने भी सारे राज्य हैं भारत में 28 राज्य, उन सभी राज्यों के यदि पूछता है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो उन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वह, इसके अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सभी की नियुक्ति यदि हमसे पूछे किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो
और उसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, उन सभी की नियुक्ति यदि हमसे एग्जाम में पूछे किसके द्वारा की जाती है, तो उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन सभी की नियुक्ति की जाती है। चौथा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त 5वें नंबर पर कौन की नियुक्ति करेगा? ये महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है जो भारत का महान्यायवादी है, उसकी नियुक्ति यदि पूछे किसके द्वारा की जाती है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में इसको कहते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। इसकी भी नियुक्ति यदि हमसे पूछे किसके द्वारा की जाती है, तो इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 7वें नंबर पर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप समझिए सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं, केंद्र से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं, वो सब किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। इसमें और लिख सकते हैं हम एक राज्यों का जो मुख्य न्यायाधीश है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, जितने भी सारे भारत में स्टेट है उन सभी की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। आप देखिए केंद्र से संबंधित जितने भी सारे प्रावधान हैं नियुक्तियों के, वो सब किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करेगा? सब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या करेगा? ये सारी की सारी वह नियुक्तियां करेगा। याद करने के लिए मैं कई बार बताता हूँ, कुछ नियुक्तियां ऐसी हैं जो प्रधान राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी सारी नियुक्तियां कौन करता है? सेंट्रल की राष्ट्रपति करेगा। एक तो हमको करना है लोक लेखा जो समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति पूछे किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बाकी जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं सेंट्रल की, वो सब किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य की जितनी भी सारी नियुक्तियां पूछेगा हमसे, वो सब किसके द्वारा की जाती हैं? राज्यपाल के द्वारा। तो आपसे जब भी नियुक्तियों से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले या तो उसका आंसर राष्ट्रपति होगा या उसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां पूछेगा उन सभी का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राज्य से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां पूछेगा उन सभी का आंसर क्या होगा? राज्यपाल। राज्यपाल भी राज्य में दो व्यक्तियों को छोड़कर, एक तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इन सभी को छोड़कर जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी वो सब किसके द्वारा होंगी? राज्यपाल के द्वारा होंगी। और सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी वो सब किसके द्वारा की जाएंगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। तो राष्ट्रपति का पहला पावर यदि हमसे पूछे नियुक्त करने का अधिकार, और भी आ जाएगा इसमें। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अन्य जितने भी सारे सेंट्रल के आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी वह किसके द्वारा की जाएंगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। तो पहले आप ये नोट कर लिए नियुक्ति संबंधित अधिकार, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का विधायी अधिकार।
चलिए अब दूसरा उसका जो पावर है वो कौन सा है, विधायी शक्तियां कौन सी, लेजिस्लेटिव पावर कौन सा है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी कौन सी, बहुत सारे उसके पास विधायी पावर है। पहला पहला क्या लिखेंगे हम कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब है कि बिना राष्ट्रपति के संसद का गठन नहीं किया सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होंगे संसद के, पहला तो होता है राष्ट्रपति, दूसरा क्या बताया था मैंने, राज्यसभा, और तीसरा क्या बताया था आपको, लोकसभा। पहला कौन सा है, राष्ट्रपति, दूसरा कौन सा है, राज्यसभा, तीसरा कौन सा है, लोकसभा। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के टोटल अंगों की संख्या यदि हमसे पूछे कितनी है, 3 है। कौन कौन इसमें सम्मिलित होता है, तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा क्या है, लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए वह संसद की पहली बैठक को संबोधित करता है। संसद की पहली बैठक को संबोधित करता है। जो भी चुनाव के बाद पहली बैठक होगी उसको संबोधित करने का जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा, राष्ट्रपति के पास रहेगा। पहला अधिकार इसका यही है, संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए संसद की जो भी पहली बैठक होती है उसको संबोधित करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। पहला अधिकार इसका है। दूसरा पावर इसका क्या है, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि संसद की बैठक बुलाना आवश्यक है तो क्या कर सकता है, संसद की बैठक बुला सकता है और उसका सत्रवासन कर सकता है, उसका विघटन भी कर सकता है। तो संसद की बैठक बुलाने का अधिकार भी किसके पास है, स्पेशल राष्ट्रपति के पास है। बैठक को बुला सकता है, उसे स्थगित करने का जो पावर है वो भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तीसरा पावर इसका विधायी। तीसरा पावर क्या है इसका, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यदि पूछे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अभी हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, क्यों इसको बुलाया जाता है। तो जब किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मध्य में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या कर सकता है, बुला सकता है। यदि हमसे पूछे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और यदि पूछता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लिख लो शॉर्ट में, आर्टिकल पूछे कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता करने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब देखिए अगला है
अगला अधिकार क्या है राष्ट्रपति के पास कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है लोकसभा के सदस्यों में से क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को टेम्परेरी क्या कर सकता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उन सदस्यों में से किसी को भी क्या कर सकता है, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कर सकता है, बना सकता है। पहला पावर इसका है। अगला पांचवा, यदि राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक स्वीकृति के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है, राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल स्वीकृति के पास जाता है तो वो अपनी उसे स्वीकृति प्रदान कर सकता है या उसे क्या कर सकता है, अपने पास हमेशा के लिए रख सकता है। क्योंकि कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति अपने हस्ताक्षर प्रदान करता है। जैसे हमने कहा संविधान संशोधन विधेयक, संसद में बहुत सारे विधेयक प्रस्तुत होते हैं। पहले वह लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, इसके बाद वो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, तब जाके वो कंप्लीट संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो वो उस पर हस्ताक्षर कर सकता है या उसे क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और यदि पुनर्विचार के लिए उसने लौटा दिया और लौटाने के बाद वही विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आ गया, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यदि मान लो धन विधेयक है तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है, पूर्व स्वीकृति उसे प्राप्त होती है। इसलिए जैसे ही वो जाता है तो राष्ट्रपति पहले स्वीकृति कर उसे प्रदान करता है, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। तो धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कम से कम एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और इसके बाद यदि दोबारा से वही का वही विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वो क्या कर सकता है, उसे हस्ताक्षर करने के लिए फिर वह क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। अब है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये थोड़ा अच्छा है, मैं समझाता हूं उसको। अब देखिए अगला जो संसदीय अधिकार उसमें क्या है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार शक्ति। तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछेगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो इसका हम पहला आंसर क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास दी गई है, राष्ट्रपति के पास दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 1, 2, 3 में। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश जारी कब कर सकता है, जब संसद का या संसद की बैठक ना हो या संसद सत्र में ना हो। हमने पढ़ा था कि संसद की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए और 2 बैठकों के मध्य में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब संसद की बैठक ना चल रही हो और किसी भी विषय पर, अति महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, तो भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, केंद्र सूची के जितने भी सारे विषय हैं, 100 विषयों में से किसी भी विषय पर अपना अध्यादेश जारी कर क्या कर सकता है, उस पर कानून बना सकता है। तो अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो टेम्परेरी व्यवस्था है, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके उस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कर सकता है, केवल उस समय कानून बना सकता है। यदि इसके बाद जैसे संसद का सत्र शुरू होगा तो शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि इसे प्रस्तुत नहीं किया गया तो एक कानून स्वयं ही अपने आप ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो 6 माह तक बैलेट रहता है,
6 माह के बाद जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंदर से इसे प्रस्तुत नहीं किया गया तो ये अपने आप ही ये कानून क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर ऐसा मान लिया जाता है कि उस समय इस कानून की आवश्यकता थी, वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए संसद के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो ये थे राष्ट्रपति के कुछ संसदीय अधिकार जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए वह उसकी बैठक को संबोधित करता है, उसकी बैठक को बुला सकता है, उसे विघटित कर सकता है। अन्य जितने भी सारे बताए मैंने आपको अधिकार, वो सारे के सारे क्या आते हैं, संसदीय अधिकार के अंतर्गत उसके आते हैं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की तीसरी शक्तियां क्या है। चलिए, इसके बाद है तीसरा जो शक्ति है राष्ट्रपति की, कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहला तो आर्टिकल 53(1) बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होती है। तो आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। इसके बाद है दूसरा नंबर, भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी सारे कार्य हैं, भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी सारे कार्य हैं वो सब किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और यदि पूछे कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक यदि मंत्री परिषद की हम बात करें कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यदि व्यक्तिगत रूप से यदि पूछता है कि व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक और दिया है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति क्या की गई है, प्रदान की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति है देश के किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को, देश के किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान की जो शक्ति है, यदि पूछे कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई, आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। अब ये राष्ट्रपति के मैंने 3 अधिकार आपको पढ़ा है। पहला नियुक्त करने का अधिकार, दूसरा उसका लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा दिया, तीसरा आपको क्या पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो अगला जो लेक्चर रहेगा वो पूरा एक फिर से लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन सी हैं, इमरजेंसी पावर उसके पास क्या क्या है। तो 3 प्रकार के जो पावर है, पहला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इन तीनों के बारे में कंप्लीट आपको एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज वीडियो को देखें, उसको स्किप ना करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे लाइक करें। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।